नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कवि सेनापति को हम पढ़ रहे थे। आज हम इसी क्रम में उनके प्रकृति वर्णन पर चर्चा करेंगे। सेनापति हिंदी साहित्य की रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण की परंपरा संस्कृत साहित्य से आई है और संस्कृत साहित्य में प्रकृति वर्णन को अधिकांशतः उद्दीपन के रूप में ही अपनाया गया है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में भी प्रकृति का आलंबन रूप में कम और उद्दीपन रूप में अधिक चित्रण हुआ है। और रीतिकाल तो श्रृंगार काल रहा है। रीतिकाल में नायक नायिका के भेद, उनके श्रृंगार विलास, हाव भाव और मनोदशाओं का चित्रण करने में सभी कवियों ने ऋतु वर्णन तथा प्रकृति चित्रण के दृश्यों को उद्दीपन की सामग्री के रूप में अपनाया है। नायक नायिकाओं के मनोभावों और उनके श्रृंगार विलासों को उद्दीप्त करने के लिए प्राकृतिक उपादानों का सहारा लिया गया है, लेकिन कवि सेनापति इस संबंध में अपवाद ही रहे हैं। उन्होंने 6 ऋतुओं का विस्तार से वर्णन किया है। प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र उन्होंने उभारे हैं, परंतु उनको विशेष प्रसिद्धि जो है वो प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन करने में प्राप्त हुई है। इस दृष्टि से हम कवि सेनापति के प्रकृति चित्रण को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 है प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन। 6 ऋतुओं के वर्णन में सेनापति ने प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र उभारे हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण प्रकृति में जो नयापन आता है उससे प्राणी आनंदित होते हैं और साथ ही उन्हें कुछ कष्ट भी उठाना पड़ता है। इसी तरह की अभिव्यक्ति के लिए सेनापति ने रीतिकालीन चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति को अपनाया है। यही कारण है कि ग्रीष्मकाल का सीधा, सरल और मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। इस दृष्टि से उनकी ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य है। वृष को तरनी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। तपति धरनी जग जरती झरनी सिरी, छाहा को पकड़ी पंथी पंछी विरमत है। सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, धमका विषम जो न पात खरकत है। मेरे जान पोनो सिरी ठोर को पकड़ी कोनो, घरी एक बैठ कहीं घामे बितवत है। अंतिम 4 पंक्तियों में गर्मी की ऋतु की दोपहरी की उमस और उस सन्नाटे का अत्यधिक सजीव एवं यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है, जैसा अन्यत्र दुर्लभ है। गर्मी की भीषणता के वर्णन में और तहखानों में पाए जाने वाली ठंडक या शीतलता के विषय में भी सेनापति की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखने योग्य है, जिसमें वो वर्णन करते कहते हैं, जेठ नजी काने सुधरत खस खाने तल, ताक तह खाने के सुधारी झारियत है। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराए बेको सिरे सब, राजभोग काज साजियों संभारियत है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने उद्दीपन रूप में ही प्रकृति का चित्रण किया है, परंतु सेनापति ने उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम किया है। फिर भी उनके ऋतु वर्णों में उद्दीपन विभाव हमें देखने को मिलता है। कवि ने अनेक स्थानों पर प्रकृति के रम्य दृश्यों का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए उद्दीपन रूप में हम सेनापति जी का निम्नलिखित कवित्व देखते हैं, जिसमें कि विरहिणी जो है वो सावन के महीने में विरह को, सावन का मादक माह उसके विरह को किस प्रकार से उद्दीप्त करता है।
तो देखिए, दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापिकल कुजत है जित तित, सिकर ते शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन कयो है मन भावन, सुलाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। इसके अतिरिक्त प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण, प्रकृति के मानवीकरण रूप में चित्रण में सेनापति ने कतिपय कवित्वों की रचना की है। प्रस्तुत कवित्व में बसंत ऋतु का एक राजा के रूप में चित्रण करते हुए कवि ने जो पंक्तियाँ लिखी है वो दृष्टव्य है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है, बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है, आवे आस पास पुहकन की सुबास सोई, सौंधे की सुगंध मांझ सने रहियत है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का अलंकारिक रूप में चित्रण, कवि सेनापति ने अपने कवित्वों में प्रकृति का चित्रण करने में अनेक अलंकारों का भी सहज एवं स्वाभाविक वर्णन किया है। उदाहरण के लिए हम रूपक अलंकार की दृष्टि का सरस प्रयोग इन पंक्तियों में देख सकते हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोड़ते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन चलिल सलिल चहु ओरते। विरह रूपी ज्वर। इसी प्रकार से ऊपर इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य है। दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापिकल कुजत है जित तित, सिकर ते शीतल समीर की चकोर ते। निम्नलिखित पंक्तियां अनुप्रास का सुंदर उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त सेनापति ने उत्प्रेक्षा अलंकार में भी ऋतु वर्णन के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार का भी वर्णन किया है, जिसमें देखिए, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतियाँ की छाँ रखो पाऊ छिपाई की। अगला बिंदु है इसका सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति। प्रकृति के आंचल में विचरण करते हुए सेनापति की दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के चित्रण में रही है। क्वार की वर्षा का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, खंड खंड सब दिगमंडल जलद सेत, सेनापति मानो संग फटिक पहाड़ के, अंबर अडंबर सो उमड़ी घुमड़ी छिन, छिच के छचोरे छिति अधिक उछार के, सलिल सहल मानो सुधा के महल नभ, तूल के पहल किंधु पवन आधार के, पूरब को भाजत है रजत से राजत है, गग गग गाजत है गगन घन क्वार के। यहाँ कवि ने खंड खंड जलद सेत और छिन छिच के छछारे छिति का प्रयोग करके स्पष्ट दिखा दिया है कि क्वार की वर्षा में श्रावण के बादलों का शुभ्र रंग द्रष्टव्य है, जो यदा कदा थोड़ी थोड़ी बूंदे पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि कवि का प्रकृति से पूर्ण अनुराग था और उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का चित्रण उन्होंने अपने कवित्वों में किया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य बिंदु को हम कह सकते हैं कि तत्कालीन प्रभाव, उनकी प्रकृति चित्रण में उस समय का प्रभाव भी देखने को मिलता है। साहित्यिक परंपरा के साथ साथ कवि की प्रकृति वर्णन में तत्कालीन यानी उस समय की सामाजिक स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और यह तो हम जानते हैं कि रीतिपाल के जितने भी कवि हुए हैं वे सब राज दरबारी हुए हैं, राजाओं की कृपा उन पर सदैव रही है और इन अधिकांश कवियों ने आश्रयदाता राजा के श्रृंगार विलास की पूर्ति के लिए ही काव्य की रचना की है, क्योंकि जीविका चलाना उनका चरम लक्ष्य हुआ करता था।
उनकी आंखों के सामने अधिकांशतः राज दरबारों की चमक धमक ठाट बाट आदि का ही वर्णन करना रहता था। सेनापति ने भी प्रचलित प्रथा के अनुरूप ही ऋतु वर्णन में राजप्रसादों की स्थिति का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में कारखानों की सफाई और जल यंत्रों के संचालन और नाना प्रकार के प्रलेप गुलाब जल आदि पर टिकती है। जैसे जेठ माह की ऋतु कान करते कहते हैं, जेठ नजी काने सुधरत खस खाने तल, ताक तह काने के सुधारी जारियत है, होती है मरम्मति विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जन साधारण का चित्रण। जिस प्रकार कवि ने साहित्यिक परंपरा को तोड़कर प्रकृति का एक आकर्षक रूप हमारे सामने रखा है, उसी प्रकार सामाजिक विषमताओं की ओर भी उनका ध्यान किया है। तहखानों और जल यंत्रों की साथ साथ जेठ की तपती हुई दोपहरी में लू के थपेड़े खाते हुए निर्बल व्यक्ति भी कभी सेनापति की दृष्टि से अछूते नहीं रहे हैं। बड़े हमाम एवं रंगीन दुशालों के साथ अलाव जलाते हुए भी जनसाधारण पर उनकी दृष्टि टिकी हुई है। यही कारण है कि उनके ऐसे वर्णनों में सजीवता, मौलिकता एवं स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है। जैसे सीत को प्रबल सेनापति को पी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर सिय राय के, हिय के समीर ते बर से बिसम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरी रहे, हिय सो लगाई रहे नेक सुल गाय के, मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की चाह रख पाउक छिपाई की। अंतिम 4 पंक्तियों में शीतकाल का जनसाधारण की अनुभूति एवं उनकी स्थिति के अनुरूप अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें हमारे मर्म को स्पर्श करने की पूर्ण शक्ति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कवि ने मार्मिक स्थलों के चयन में अत्यधिक भावुकता का परिचय दिया है। यही कारण है कि सेनापति रीतिकालीन साहित्य परंपरा एवं सामाजिक परिस्थिति का चित्रण करते भी रीतिकाल में ऐसे मार्मिक दृश्यों का उन्होंने वर्णन किया है कि वो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि घोषित किए जा सकते हैं। प्रकृति वर्णन में स्वाभाविकता अगला बिंदु है। सेनापति के ऋतु वर्णन में प्रकृति के जो चित्र उन्होंने उभारे हैं, उनमें उस समय की सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव तो देखने को मिलता ही है, साथ ही उसमें स्वाभाविकता का भी चित्रण किया गया है। अन्य रीतिकालीन कवियों के समान ऋतुगत कष्टों से बचने के लिए सेनापति ने जहाँ विलास के साधनों की चर्चा की है, वहाँ धनी और निर्धन के बीच भी एक विभाजक रेखा खींचकर स्वाभाविकता का पूर्ण निर्वाह किया है। जैसे हेमंत ऋतु में देखिए, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिर रहे, हिय सो लगाई रहे नेकु सुल गाय के। ऋतु वर्णन के नाम पर श्रृंगार के नग्न चित्र प्रस्तुत करने की परंपरा को कवि सेनापति ने नहीं अपनाया है। उन्होंने तो ऋतु वर्णन में प्रकृति को अथवा ऋतु सौंदर्य को आलंबन रूप में ही अधिक अपनाया है। सेनापति ने रीतिकाल में ऋतुवर्ण को स्वतंत्र विषय के रूप में अपनाया है, और यही कारण है कि सेनापति का अलंकृत ऋतु वर्णन की ओर ज़्यादा विशेष रुझान नहीं रहा है, परंतु फिर भी यदा कदा अनेक अलंकार उनके ऋतु वर्णन में आ गए हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सेनापति के काव्य में प्रकृति स्वयं आलंबन बनकर पाठक को भावानुभूति कराती है और उसे रस दशा तक लेकर जाती है। उनके भाव पक्ष में कोमल भावों की प्रधानता है और कठोर रूपों का अपेक्षाकृत अभाव है। भाषा में भी संस्कृत की प्रचलित शब्दावली की बहुलता होने पर भी उसमें स्पष्टता, सरलता, सरसता आदि का पूर्ण निर्वाह हुआ है। ऋतु काव्य में बिंबात्मक रूपों का चित्रण अधिक हुआ है। यद्यपि सेनापति ने अपनी
कविता को अलंकारों के बोझ से नहीं लादा है, परंतु फिर भी उसे अलंकारहीन भी नहीं रखा है। इसलिए यदा कदा कतिपय अलंकार भी उनके ऋतु वर्णन में आ ही गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेनापति रीतिकालीन ऋतु काव्य में सेनापति के ऋतु काव्य का प्रभाव अनेक रूपों में पड़ा है, परंतु सेनापति के ऋतु वर्णन के प्रभाव का क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं है, क्योंकि वह समय राजनीतिक दृष्टि से पतन का युग था। ऐसे में कवि या आश्रयदाताओं की ओर ही कवियों का ध्यान रखा जाता था। वे उनकी विलासिता की संतुष्टि के लिए, उनके सुख और ऐश्वर्य के साधन जुटाने के लिए ही काव्य रचना किया करते थे। ऐसे में ऋतु वर्णन से उनको कोई अधिक लेना देना नहीं था। चूँकि रीतिकाल श्रृंगार का युग था, अतः मध्य युग के कवियों ने केवल स्त्रियों के भावोच्छ्वास में ऋतुओं की सार्थकता समझी है, परंतु सेनापति ने आलंबन रूप में ही अधिक ऋतुओं का वर्णन किया है। यद्यपि परंपरा का ध्यान रखकर एवं परिस्थितियों से बाध्य होकर ऋतु वर्णन की प्राय सभी प्रवृत्तियाँ उनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण की प्राय सभी प्रवृत्तियाँ उनके काव्य में देखने को